हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हिंदी कल का पेपर है कोर्स बी के लिए, उसके अंदर समास की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों कोर्स ए के ऊपर मैंने पद परिचय के ऊपर वीडियो बना दी है, वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समास के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो समास को मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को याद करना है। आप लोग सिर्फ देखोगे और बता दोगे कि ये समास है, इसका विग्रह इस तरह से करना है और ये मतलब किस टाइप का है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर समास में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब समास आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। बेशक आप 10th में एग्जाम दे रहे हो, 11th में भी है, 12th में, या आगे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, पुलिस वगैरह, एसएससी वगैरह, तो उनमें भी ये सारी चीजें आती हैं। मैं उस लेवल से आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। मान के चल लीजिए दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, मान के चल लीजिए जैसे राजमहल है, राजा का महल, इसके अंदर राजा और महल अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के मेल से ये दोनों शब्द मिलके एक जो नया शब्द यानी राजमहल जो बनाया गया है वो समस्त पद है, और इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। मतलब एक तरह से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलके एक शब्द बनाते हैं तभी हम इसे तोड़ के समस्त पद बनाते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है ये समास होती है। ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो इसके भेद होते हैं वो 4 होते हैं, और जो तत्पुरुष होता है इसके 2 भेद और होते हैं। यानी कि जो तत्पुरुष समास होता है इसका 2 भेद होता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। उसके बाद द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है और अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे इन सारों टॉपिक, 6 के 6 टॉपिक के ऊपर, और ये पहचानेंगे कि किस तरह से पहचाने कि कौन सा समास है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा शब्द गौण होता है। मतलब कि ये जो समास होता है ना तत्पुरुष, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब तक तो वही बात है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज बताऊंगा वो क्या है कि ये जो समास है ना आप लोगों की कारक से रिलेटेड है। यानी कारक की जो 6 विभक्ति है उनका यूज किया जाता है, कर्ता और संबोधन कारक का यूज नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कारक के चिन्ह भी लिख रखे हैं। मतलब तत्पुरुष समास वो समास होगा जिसके अंदर कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इस समास का विग्रह करते समय कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इससे आप लोग पहचान कर सकते हो। कर्ता ने कर्ता वाला तो होता नहीं है और संबोधन का होता नहीं है। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो आप लोगों को क्या होगा, जब इसका आप लोग करोगे, मान के चल लीजिए रोग मुक्त है तो इसका क्या होगा, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, से आ गया तो करण तत्पुरुष समास। इस तरह से आप लोग पहचानेंगे कि जिसमें कारक की 6 विभक्ति आ जाएंगी वो तत्पुरुष समास होगा। आप लोग ये बात बस इतना ध्यान रख लीजिए, जिसमें कारक की विभक्ति आती है वो तत्पुरुष समास। उसके बाद जो कर्मधारय समास होता है, मतलब जो तत्पुरुष समास के 2 पार्ट हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। ये क्या क्या होती हैं? जो कर्मधारय समास होता है इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और दोनों पदों में विशेषण विशेष उपमा उपमान का संबंध होता है। मेनली जो आप लोगों को है डेफिनेशन नहीं करनी, आप लोगों की मेन जो 10th क्लास की बेसिस पे है, और जो आगे की बेस पे, ये आगे जब 11th 12th में भी जाओगे और जब आप आगे आप एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे, पुलिस वगैरह की तैयारी करोगे, तो उनमें भी डेफिनेशन नहीं आती। उनमें भी ऐसे आता है इनका विग्रह करिए या ये बताइए कि ये कौन सा समास है। तो आप लोग अपने मन में विग्रह, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा समास है तो आप लोग मन में विग्रह करके बता सकते हो। मेन जो इसके अंदर जिस लाइन पे मैंने ब्लैक पेन यूज किया है, मतलब आपको उसमें से सिर्फ वही पढ़ना है। मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है। मेनली जो इसके अंदर है वो क्या है कि विग्रह करते समय जो जैसा रूपी के समान शब्दों का प्रयोग होता है। कर्म तत्पुरुष समास होगा कि आप लोगों को कारक का विभक्तियों का यूज होगा, मतलब कारक की विभक्ति यूज होंगी तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास में जो जैसा रूपी के समान शब्दों का यूज किया जाता है, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। महादेव है तो आप यहां पर लिख सकते हो महान है जो देव। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिचुएशन अलग होगी। महान है जो देव,
अर्थात शिव, ये अगर आप अर्थात शिव के हिसाब से करते हो तब तो बहुव्रीहि समास होगा, वो मैं आगे बताऊंगा कि बहुव्रीहि समास कैसे पता करेंगे। लेकिन अगर कर्मधारय है तो उसमें जो जैसा रूपी के समान शब्दों का यूज किया जाएगा। नील गाय, नीली है जो गाय, महात्मा महान है जो आत्मा, इस तरह से आप लोगों का आएगा। ऐसे ही कमल नयन, कमन के समान नयन, घनश्याम, घन के समान श्याम। खुद पढ़ने पे पता चल रहा है कमल नयन, यानी जो कमल है ना वो नयन है, यानी कमल के समान नयन है। इसमें तुलना की गई है दोनों पदे में। जैसे देखिए विशेषण विशेष से उपमा उपमान, उपमा उपमान की जो संबंध बताया गया है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट, द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान समास है। क्यों? इसमें संख्या आती है, बस ये बात ध्यान कर लो। तत्पुरुष समास में कारक, कर्मधारय समास में जो जैसा रूपी के समान, और द्विगु समास में संख्या। मतलब कि जब आप शुरू में पढ़ोगे तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि यार ये तो द्विगु समास है। देखो, नवरत्न, चौराहा, नवरात्रि, नौ मतलब नौ, चौ मतलब 4, 9 मतलब 9, मतलब संख्या से रिलेटेड पॉइंट जहां पर मिल जाए वहां पर तुरंत समझ जाना कि ये द्विगु समास है। विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का यूज होता है इसके अंदर। देखो, एक तो मैंने आप लोगों को इसमें हेल्प कर दी कि कैसे पहचानना है कि कौन सा समास है, शुरू में ही पता चल जाएगा अंक के हिसाब से। और विग्रह करते समय आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए तो हमेशा आप लोगों को कभी भी समूह या समाहार दोनों में से किसी एक शब्द का यूज कर ले, आपके जो शब्द समास विग्रह है वो कभी भी गलत नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नवरत्न है, नौ रत्नों का समूह या नौ रत्नों का समाहार। चौराहा है, 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। नवरत्न है, 9 रातों का समूह या 9 रातों का समाहार। आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी एक चीज आप समूह या समाहार याद कर लो, देन उसके बाद जो अंक है वो याद कर लो। उसके बाद क्या है, द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास होता है ना, इसका विग्रह करते समय पदों के बीच और या अथवा आता है। मतलब देखो, इसके अंदर 2 टाइप्स के आप लोगों को शब्द मिलेंगे। एक तो जहां पर ऐसे लाइन खींची आ जाए, लाभ हानि राजा रंग, उससे पता कर सकते हो। और मतलब कि 2 चीज हो, मतलब जो एक के बिना अधूरी हो, मतलब कि दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। मतलब अगर एक पद को हटा दिया जाए ना तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अब जैसे लाभ है और हानि है, अगर हम यहाँ पर हानि को हटा देते हैं इस सेंटेंस में तो इस सेंटेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन लाभ और हानि लिख देते हैं तो नहीं पड़ेगा। राजा अथवा रंग या राजा और रंग, यानी और अथवा शब्द का इसमें यूज होगा। भीमा अर्जुन है, ये मैं समझाने वाली 2 पॉइंट्स थी जो मैं समझा रहा हूं। कई बच्चे गलती कहां करते हैं, लाभ और हानि यहाँ पे लाइनिंग खींची आ रही है तो वो समझते हैं कि द्वंद्व समास है क्योंकि यहां पर और लगा देंगे। ये भीमा अर्जुन, भीम भी आ गया और अर्जुन भी आ गया, इसका मतलब क्या, दोनों नाम इसके अंदर आ रहे हैं, भीम और अर्जुन। जलवायु, जल और वायु, ये सारी जो चीजें हैं वो हो गई द्वंद्व समास। दोबारा बता देता हूं, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का यूज होगा, कर्मधारय समास में जो जैसा रूपी के समान होगा, द्विगु समास उसमें संख्या आएगी और समूह या समाहार शब्द का यूज कर सकते हो। द्वंद्व समास में लाइनिंग आती है, 2 लोग होते हैं जो दोनों पर डिपेंड होते हैं, दोनों में से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। और जब हम विग्रह करेंगे और या अथवा शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा है बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बहुव्रीहि समास। आगे के लेवल पे भी बहुव्रीहि समास भी ही आता है सबसे ज्यादा। जो बहुव्रीहि समास होता है इसके अंदर क्या होता है आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि वो जो दोनों पद है ना वो तीसरे पद को प्रधान बना देंगे। मतलब कि क्या है, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं जिसमें पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा पद प्रधान है, किसी में दोनों पद प्रधान है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते वो तीसरे को बना देते। कहने का मतलब ये है मेरा कि जिसका हम विग्रह करते हैं उसका अर्थ उसमें नहीं होता, वो तीसरे को बनाते हैं। मान के चल लीजिए नीलकंठ, आप लोगों को पता है नीलकंठ शिव भगवान को बोला जाता है। तो नीलकंठ को जब आप करोगे तो इसके अंदर देखो, इसका जब आप विग्रह करोगे इसके अंदर एक पहचान होती है और जिसका शब्द का यूज होता है इसमें हर बार, है और जिसका, है और नहीं, है जिसका, इन दोनों शब्दों का यूज जो है बार बार किया जाता है। तीसरे पद को प्रधान बनाएंगे, यानी नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, है आ गया जिसका आ गया, यानी दोनों यूज होंगे इसके अंदर। नीला है कंठ जिसका, वह कौन है, शिव। तो मतलब ये दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं है, ये मेन है, यानी इसने इसको प्रधान बनाया है तो ये मेन है। ऐसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके वह रावण, पीतांबर पीला है, अंबर जिसका वह कृष्ण, अंबर जिसका वह कृष्ण। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है अव्यय हो जाना। मतलब कि जो पहला है ना, पहला शब्द जो इसका होगा,
पहला पद इसके अंदर प्रधान होता है और अव्यय होता है, इसके कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। मतलब जो अव्ययी भाव समास होता है ना, इसके अंदर पहला पद ही प्रधान होगा। अगर पहले पद को हटा दिया जाए तो इसमें इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। मतलब कि देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप लोग प्रतिदिन है, प्रतिदिन का जब आप लोग करोगे यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, दिन मतलब दिन, यानी प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। इसका अगर प्रत्येक हटा दिया जाए तो ये मतलब इसका जो है प्रधान है, पहला पद इसमें प्रधान होता है और इसी प्रधान के कारण संपूर्ण पद को प्रधान बना दिया जाता है। मतलब जब ये आ जाएगा ना अव्यय, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो अव्यय भाव इसका विखंडन भी नहीं हो सकता है, तो इसके कारण सारे पद जो है वो प्रधान हो जाते हैं। जैसे आमरण, मरण तक, प्रतिपल, प्रत्येक पल। तो ऐसे ही आप लोगों को अव्यय भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, ये सारी समास जो है आसानी से याद हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।